नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 8 में। मैं हूं सिकता देव। अपनी मांगों को लेकर संसद घेराव के इरादे से आगे बढ़ रहे नोएडा के किसानों ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई। घंटों के प्रदर्शन और रोड जाम के बाद रास्ते तो खुल गए, लेकिन अब काफी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हैं। ये जगह दिल्ली नोएडा बॉर्डर से थोड़ी ही दूर पर है। प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है। किसानों का आज रात दलित प्रेरणा स्थल में ही गुजारने का इरादा है। ये अपने साथ कंबल, रजाई, गद्दे लेकर पहुंचे हैं, यानी ठंड से बचने का पूरा इंतजाम है इनके पास। इसके अलावा ये सब्जियां, अनाज और तेल मसाले लेकर भी आए हैं। ये सारा सामान ट्रैक्टर्स और छोटे ट्रकों पर लाद कर लाया गया है। ये किसान भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के बैनर तले संसद को घेरने के लिए आगे बढ़े थे। किसानों ने सरकार को मांगे मानने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो आज रात ये सभी किसान दलित प्रेरणा स्थल पर गुजारेंगे, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी किया हुआ है। अल्टीमेटम 7 दिन का है, जिसके बाद उन्हें आगे का रास्ता तय करना होगा। सरकार को ये मोहलत दी गई है कि वो उनकी मांगे माने और इस पर आगे की कार्रवाई करें। तो 7 दिन का वक्त है। हालांकि जानकारी मिल रही कि सभी किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही डटे रहेंगे अपने आंदोलन के लिए, और उसके लिए ये इंतज़ाम कर भी आए हैं। और रात गुजारने के लिए रज़ाई, कंबल, गद्दे, चादर सब लेकर पहुंचे हैं और खाने पीने का सामान भी ये साथ लेकर आए हैं। और वहीं मौजूद हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। चलते हैं सीधे अतुल के पास। अतुल, 7 दिन का अल्टीमेटम है, लेकिन तैयारी पूरी है यहाँ डटे रहने की जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल सिकता, आपने रज़ाई और कंबल का जिक्र किया। मैं आपको शुरुआत जो है इन तस्वीरों के साथ करता हूँ। आप ये देखिए, इसे हमारे गांव में जो है पोली कहते हैं। ये जो है काफ़ी सस्ता और एक अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है, एक जो है क्योंकि इतने गद्दे यहाँ पे लाना संभव नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आप देखिए पूरे ट्रॉली के अंदर जो है यही से बिछाया गया है, ताकि ये जो है जो सोएंगे यहाँ पे जो किसान, उन्हें जो है गर्माहट दिया जाए। हमारे साथ एक किसान नेता है जिससे बात करेंगे। क्या क्या इंतजाम किए हैं आज आपने? भैया, आज पहल का दिन है। पहल के दिन में हमने रजाई मंगाई हैं, गद्दे भी मंगाए हैं। तो वो काफ़ी है, कितने मंगाए हैं आप? हाँ, मंगाए हैं। अभी देखो कम पड़ेंगे वैसे, और प्रशासन से भी कहेंगे हम। प्रशासन भी कोई मदद कर रहा है। टेंट की व्यवस्था प्रशासन ने बोल दी है, हम आपके यहाँ टेंट की व्यवस्था देंगे, पानी की देंगे, लाइट की देंगे, वो व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी खाने की व्यवस्था सब किसानों को करनी पड़ेगी। हाँ, जो यहाँ से ये हलवाई लगा हुआ है, वो अभी चाय बना दी उन्होंने। सब किसानों को हमने चाय पिला दी है, और सब्जी बननी है और कचौरी बननी है। आपको दिखाएंगे कि जब किसानों ने ये अपना ये पूरा मन बना लिया कि जब तक जो है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे, और ये जो दलित प्रेरणा स्थल है यहीं पे जो है कैंप करेंगे। उसके बाद जो है प्रशासन जो है वो भी हरकत में आ गया है। जो नोएडा जल बोर्ड है उसके द्वारा जो है एक पानी का टैंक जो है वो भी भेजा गया है यहाँ पे किसानों के लिए। और उसके बाद आप देखिए कि प्रशासन जो है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कैसे की जाए वो भी उसकी भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बता दूं कि जो ये प्रेरणा स्थल है उसकी हालत जो है पहले से ही काफ़ी खस्ता थी। चाहे वो बात बिजली की हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, सब कुछ जो है एकदम जो है काफ़ी ख़राब स्थिति में था। उसके बाद अभी जब किसान यहाँ पे आ गए हैं, उसके बाद जो है प्रशासन भी हरकत में आ गया। आप देखिए जो है किसान जो है यहाँ पे ज़मीन पे ही सोने को मजबूर है। अथॉरिटी ने जो है यहाँ पे फॉगिंग किया है ताकि मच्छरों को दूर किया जाए। कुछ देर पहले यहाँ तक यहाँ काफ़ी मच्छर थे। मैं आपको दिखाऊँ अगर खाने के क्या इंतज़ाम है वो मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। तो ये देखिए एक के बाद एक जो है ट्रॉली लेके जाया जा रहा है यहाँ पे, ताकि जो लोग हैं वो खुले आसमान के अंदर नीचे जो है उस सोने को मजबूर ना हो, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। हम देखेंगे ज़रा क्या खाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि आलू जो है ये भैया क्या बना रहे हैं आज? भैया क्या बना रहे हैं? आलू गोभी और पूड़ी। आलू की सब्जी है भैया, और पूड़ी है। कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? 300 लोगों के लिए। 300 लोगों जी। यहाँ पे आप देखिए कि जो सब्जी बनाई जा रही है, यहाँ पे जो है आटा गूंदा जा रहा है, शायद जो है पूरी बनाई जाएगी। तो जो किसान है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, जो कि यहाँ पर जो है जब तक उनकी मांगें मानी ना जाएगी तब तक वो टिके रहेंगे। उनका ये कहना था दिन में कि अगर उन्हें आगे ना जाने दिया जाएगा तो यहाँ से जो है वो पीछे भी नहीं हटेंगे। और इसकी जो है वो दिन में दावे कर रहे थे कि वो तैयारी पूरी करके आए हैं। और अब जब शाम ढल गई है तो हम देख सकते हैं कि उनकी तैयारी जो है वो
काफ़ी की गई। आप ये देखिए, ये बोरियाँ देखिए, इसके अंदर जो है पानी के जो छोटे छोटे पाउच होते हैं वो रखे गए हैं। मैं आपको दिखाऊं ज़रा, तो ये यहाँ पे जो इस तरह के जो पाउच आप देख रहे हैं, इस तरह के पाउच में जो है पानी का काफ़ी यहाँ पे सप्लाई किया गया है। और लोग जो हैं, जो खासकर महिला किसान भी जो हैं, अब अगर देखिए यहाँ पे जो महिला किसान हैं वो भी जो है यहाँ पर सो रही हैं, इस वक्त आराम कर रही हैं, क्योंकि दिन भर का जो तकरीबन 6-7 घंटे तक लगातार जब प्रदर्शन चल रहा था तो वो सड़क पर ही बैठने को मजबूर थी। उसके बाद यहाँ पे जो है जो भी मैट्रेसेस हैं, जो रजाई गद्दे जो दिए गए हैं, उसके बाद जो यहाँ पे वो आराम कर रही हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ महिला किसान जो है वो अपना वक्त गुजारने के लिए गीत गा रही हैं आपस में। जो नारे होते हैं उनके जो प्रदर्शन किए वो सब कर रही हैं, ताकि जो वक्त जो है वो गुजारा जाए। तो आप देखिए, जो किसान है, महिला किसान हो चाहे बुजुर्ग किसान हो, हर कोई जो है अपने अपने तरीके से अगले कई दिन जो यहाँ पे कैसे गुजारा आज जाए। दिन भर जब ये किसान जो है अतुल, करने आज के दिन भर तैयार जब ये करने में- किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो नोएडा से लेकर दिल्ली तक ट्रैफिक जैम था, सड़कों पर लोग फंसे हुए थे। अब क्योंकि ये एक स्थल पर इकट्ठा हो गए हैं, रात वहीं गुजारने वाले हैं, कल के लिए क्या हिदायत दी गई है ट्रैफिक को लेकर? देखिए, फिलहाल जो अगर मैं आपको ट्रैफिक की स्थिति दिखाऊं तो तकरीबन शाम के 5 बजे जो है बैरिकेड्स जो हैं वो हटा दिए गए थे। पहले जो सबसे पहले बैरिकेड्स के आगे जो क्रेन लगाए गए थे, 2 10 पहिया ट्रक जो लगाया गया था एक बड़ा सा, उसे हटाया गया। उसके बाद आप देखिए, जो बैरिकेड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोपहर में ये सारे बैरिकेड्स जो थे वो सड़क के बीचों बीच थे। और ट्रैफिक जिसे आप देख रही हैं कि वाहन जो है, यातायात जो है बहाल कर दिया गया है। वाहन जो है फराटे भर रहे हैं यहाँ पे सड़क पर, वो सब जो है कहीं ना कहीं दिन में चौपट हो गया था। बिल्कुल जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं वो खाली हो गई थी। सिर्फ जो यहाँ पे किसान थे, पुलिस थे, सुरक्षाकर्मी थे और मीडिया जो थी वो सिर्फ वही लोग थे। लेकिन 5 बजे के बाद जब अथॉरिटी की ओर से जब किसानों के साथ बातचीत की गई तो किसान जो हैं उनको आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर गंभीरता से चर्चा किया जाएगा। उसके बाद किसान मान गए और वो दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जाकर जो है फिलहाल कैंप कर रहे हैं। और जो सड़क है उसे जनहित में किसानों का कहना था कि उन्होंने जो है फिलहाल खाली कर दिया है, लेकिन उनके पास ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली फिर से कूच करेंगे। जी बिल्कुल, और 7 दिन का वक्त दिया है सरकार को कि वो उनकी मांगों पर सुनवाई करें। शुक्रिया अतुल इस अपडेट के लिए आपका प्रेरणा स्थल से। और इससे पहले बढ़े हुए मुआवजे और भूमिहीन किसानों के बच्चों के रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर नोएडा के किसानों ने आज सुबह दिल्ली में कूच किया था। भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के बैनर तले किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा हुए थे। इसके बाद ये दिल्ली नोएडा गेट की ओर बढ़ने लगे। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे, उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। पुलिस ने रोका तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को महामाया के पास दोनों तरफ से बंद किया। इन सब के बीच सड़क के दोनों तरफ जाम भी लग गया था और घंटों लोग गाड़ियों में ही फंसे रहे। ट्रैफिक रेंगते हुए चल रहा था। इस तरह से कई घंटे बीत गए। शाम होते होते किसी तरह से ये रास्ते खुले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। ये 5 दिसंबर को होना है। जगह भी तय हो चुकी है कि समारोह दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, लेकिन शपथ कौन कौन लेगा ये तय नहीं हो पाया है। कार्यवाहक CM एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे वही मंजूर होगा। इस बीच ये खबर आई है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे डिप्टी CM बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बात पर मुहर नहीं लगी है। इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग्स के दौर जारी हैं। बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बीजेपी विधायक अब जल्द ही अपना नेता चुनेंगे। माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा और इसका ऐलान जल्द ही हो जाएगा। वैसे अभी ये माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM की रेस में सबसे आगे हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डिप्टी CM का पद दिया जा सकता है। और बीजेपी महाराष्ट्र में CM का चेहरा चुनने में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाले पैटर्न को लागू करके किसी नए चेहरे को मौका नहीं देगी। ये संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने दिया है। मुनगंटीवार के मुताबिक उन राज्यों में बीजेपी की स्थिति अलग थी
जबकि यहां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे बड़े राजनेताओं के साथ पार्टी ने गठबंधन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार जी। सुधीर भाऊ, एक हफ्ते से ऊपर का वक्त बीत गया, चुनाव नतीजे आए हैं, आपके गठबंधन को भी बहुमत मिला, आपकी अपनी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए इतना समय कैसे लग गया? सरकार बनाने की प्रक्रिया में इतना वक्त कैसे लग गया? इसके पहले 2 दिन में हुई है कोई सरकार? बताइए जरा, उदाहरण के तौर पे 2004 में 15 दिन लगे, तब भी तो बहुमत था। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं तो 1952 से आंकड़े निकाल रहा हूँ। 2009 में तब 14 दिन इस देरी का कारण क्या है? भैया, देरी का कोई कारण नहीं। सब लोग अपने अपने विषयों में, थोड़ा लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पे भी देखना है, सभी बातें देख के उसकी तैयारी करना है, निमंत्रण देना है, जनता को अभिवादन करते समय कई बातें होती है। ये कौन सी घाई की बात है? टीवी चैनल वाले बहुत देर हो रही, कहाँ से गाया देरी का निकाल? मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? वो तो आपने ही बताया एनडीटीवी पे। आप अपने आप को झूठा क्यों साबित करना? आपसे जानना चाह रहा हूं, आप वरिष्ठ नेता है पार्टी के, मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? दिखाया आपने, क्यों दिखाया भारतीय जनता पार्टी का होगा? आपने दिखाया। आपके नेता भी बता रहे हैं ना, आपके नेता कुछ कैमरे पे बात कर रहे हैं, कुछ ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ नेता है कि जो आपने दिखाया वही होने वाला है, क्योंकि हमने तय किया है एनडीटीवी वाले को झूठा साबित नहीं करना। देश के लिए एनडीटीवी अच्छा काम कर रही है। एक बात ये बताइए सुधीर भाई कि क्या अगर ये मान के चलें कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जो नाम फ्रंट रनर हैं, जो वरिष्ठ नाम चल रहे हैं, वो नाम होंगे, या फिर जो पैटर्न पहले अपनाया बीजेपी में एक चलन था सुधीर भाई कि अभी हाल फिलहाल में कि कभी गुजरात का, मध्य प्रदेश का, जिनको उनकी विधानसभा के बाहर भी नहीं जानते हैं लोग, ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या वो चलन यहाँ पर भी लागू होगा, या फिर जो बड़े नाम हम सुनते आए उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? स्वेटर कब पहनते? गर्मी में पहनते या ठंडी में पहनते? ठंडी में पहनते। बराबर है ना? वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अकेली की सरकार है, 182 में से 156 जीत के आए, तो वहाँ पे उन्होंने एक अलग निर्णय किया। हम 230 में 165 चुन के आए मध्य प्रदेश में, वहाँ अलग निर्णय किया। यहाँ तो हम महायुति की सरकार चलाने वाले हैं, जो सरकार में अजीत दादा जैसे नेता रहेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। तो आप क्या चाहते हो कि नया चेहरा दे दो? तो आप ठंडी में स्वेटर पहनते हो, धूपकागे में नहीं, इतना ध्यान में रखना। आपने बड़ा संकेत दिया, धन्यवाद सुधीर भाई। तो आपने सुना सुधीर मुनगंटीवार को, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। तो इससे कुछ अंदाजा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर किस तरह से फॉर्मूला तय होगा। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार हो रहा है मुंबई का आज़ाद मैदान। भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ हो, लेकिन मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ विधि का मंच तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ विधि समारोह में देश भर से साधु संतों और मशहूर संगीतकारों के लिए भी 2 विशेष मंच बनाए गए हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल उतना ही पेचीदा बना हुआ है जितना पेचीदा ये सवाल कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। भले ही बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन शपथ विधि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में, और आप सामने देख सकते हैं कि एक विशालकाय मंच तैयार किया जा रहा है। 5 दिसंबर की शाम जो भी महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा वो इस मंच से शपथ लेगा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंच पर मौजूद होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के पद का ऐलान नहीं किया गया है, नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आए और उसके बाद करीब 8 दिनों तक कोई भी कदम सरकार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा। अब उस दिशा में एक कदम ये बढ़ा कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2 लोगों के नाम की नियुक्ति कर दी, जो कि पर्यवेक्षक का काम करेंगे, और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नेता का चुनाव कराने के लिए ये लोग पर्यवेक्षण करेंगे। तो एक हैं विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरी हैं निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री। तो एक दिशा में, एक तरह से सरकार बनाने की दिशा में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा है। अब विधायक दल की बैठक होगी, जब विधायकों की बैठक होगी तो उसमें जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। अगर शपथ विधि की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस पूरे प्लान का लेआउट है। मैदान में जो शपथ विधि का स्टेज बनाया गया है, जो पूरा कार्यक्रम होगा, इसमें से एक खबर आप
ये निकाल सकते हैं वो ये है कि संत समाज को भी इनवाइट किया गया है। मंच के जो ये देखिए, ये सबसे प्रमुख मंच है जहां पर कि प्रधानमंत्री होंगे और जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, मुख्यमंत्री और बाकी के मंत्री, वे लोग यहाँ पर होंगे। राज्यपाल इस मंच पर होंगे। जो है म्यूजिक स्टेज बनाया गया है, एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर कि संगीतकारों को आमंत्रित किया जाएगा। वे यहाँ पर एक संगीत का कार्यक्रम पेश करेंगे और फिर मंच के सामने की तरफ, ये डी है, ये एरिया जो है सुरक्षा के लिहाज से खाली रखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मंच के दाहिनी तरफ जो है विधायक और सांसदों के लिए जगह रखी गई है और बाईं तरफ जो है बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना और आरपीआई के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए जगह आरक्षित रखी गई है। और सामने की तरफ जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिया के लिए भी जगह को रखा गया है। एक तरफ यहाँ पर प्रिंट मीडिया के लिए जगह है, बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यहाँ पर मंच बनाया गया है, मीडिया राइजर है, और एक जगह जो है सोशल मीडिया के लिए भी रखी गई है। और जो बाकी का इलाका है पूरा, ये बाकी के इलाके में आम नागरिक बैठ सकते हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैठ सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा लेआउट जो है आज़ाद मैदान का तैयार किया गया है 5 दिसंबर की शाम के लिए, जब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसका पूरा खुलासा 5 तारीख को होगा। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। न्यू इंडिया के नेता की तस्वीर बदल गई है। संसद और हाल में हुए विधानसभा के चुनावों ने नतीजों में ये साफ किया है। इस बार वो नेता ज्यादा चुने गए जिनका वास्ता व्यवसाय और कारोबार से है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट। भारत का जिक्र जब भी होता है तो इसे यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो 60% ऐसी है जो 35 साल से कम है। लेकिन ये कहानी जो है वो भारत की संसद और जो हाल फिलहाल में विधानसभाओं में इलेक्शन हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर कहानी जो है वो कुछ अलग दिखाई पड़ती है। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 18वीं लोकसभा में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर आए हैं, उनमें से 43% ऐसे हैं जो 56 और 70 साल के बीच में उनकी उम्र जो है वो पड़ती है, और 37% ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 55 साल की पड़ती है। यानी अगर हम दोनों को मिला लें 41 से 70 साल, तो 80% आबादी या फिर 80% नुमाइंदे संसद में ऐसे हैं जिनका जो एज ग्रुप है वो 41 टू 70 इयर्स ऑफ एज है, और सिर्फ 9.9% ऐसे हैं, यानी सिर्फ 54 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है वो 25 से 40 साल की है, यानी जो 1/4 बताई जाती है। तो ये अपने आप में एक कहानी जो है वो बताती है। क्या इसके पीछे जो विशेषज्ञ हैं, जो आंकलन करते हैं, उनका कहना है कि जो गैप है डेमोग्राफी को ही सिर्फ दर्शाता नहीं है, बल्कि जो एक सोच है पॉलिटिक्स को लेकर लोगों के बीच में, उसको भी ये दर्शाता है। क्योंकि अभी अगर हम संसद की बात करें, क्योंकि हम जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हैं, एस्पिरेशनल इंडिया का जिक्र करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के खुद आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 10% ऐसे सांसद हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो हैं वाकिफ़ हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी सोशल मीडिया हो, उससे अगर वाकिफ़ कहा जाए। ये बावजूद इसके कि जो इलेक्शन कमीशन है वो हमेशा से जोर देता रहा है कि भारत जो है वो एक युवा वर्गों की जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग हैं यहाँ पर हैं। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो भी इस बार ज़्यादा थे। तो जो आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट के PRS द्वारा जो हमने इकट्ठे किए हैं, उसमें ये साफ हो चला है कि 38% ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 55 साल है, 52% ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 साल के ऊपर है, और जो ओल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा उम्र का जो सांसद हैं वो हैं TR बालू, जिनकी उम्र 82 साल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। अब खबर आंध्र प्रदेश की, जहां पर हैदराबाद से सटे रंगारेड्डी ज़िले में एक सड़क हादसे में 10 सब्जी विक्रेताओं की मौत हुई है। हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर हो है। ये हादसा हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर हुआ, जहां करीब 50 वेंडर्स सड़क किनारे सब्जी बेच रहे थे। तभी तेज़ रफ्तार ट्रक इन्हें रौंदते हुए निकल गई। जिस ट्रक से ये हादसा हुआ उसका ड्राइवर भी घायल हुआ है। हादसे के बाद वो ट्रक के केबिन में फंस गया था।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदू संतों पर कार्रवाई के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुए ऐसे ही एक प्रदर्शन में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। यहां काफी तादाद में प्रदर्शनकारी विरोध जताने पहुंचे थे। उत्तर पूर्व में बहुत स्थानों पर बांग्लादेश में अभी जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर बहुत सारे पे प्रदर्शन हुए हैं पिछले 2 दिनों में। और अब असम में जबकि जो सुतारकांदी बॉर्डर है जो सदर्न असम में है वहाँ पे रविवार को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि जो परिस्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है जब से इस्कॉन के जो 2 मंक्स उनको अरेस्ट किया गया इसके बाद से, दूसरी तरफ आज त्रिपुरा में जो राजधानी अगरतला वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ पे बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए। और इसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीच भी देखा गया जहाँ पे कि कुछ प्रदर्शनकारी जो असिस्टेंट हाई कमीशन के अंदर घुस आए, वहाँ पे कुछ उन लोगों ने घुस के अंदर घुसने की कोशिश की। और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसके ऊपर अब केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ी चूक थी, सिक्योरिटी चूक थी। और उन्होंने इस जो भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। और वहाँ पे जो असिस्टेंट हाई कमीशन है वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ उत्तर पूर्व में गुवाहाटी में और कोलकाता में भी जो मिशन है बांग्लादेश के उनके भी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। क्योंकि बंगाल और उत्तर पूर्व के 2 राज्य असम और त्रिपुरा में जो ये जो बांग्लादेश में जो घट रही है ये सब घटनाओं के ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज़ की बात आ रही है, इसके ऊपर जो प्रदर्शन है, धरना है, इनके ये अब इनमें भी तेज़ी आने के आसार हैं और भी कुछ प्रदर्शन धरना होने वाले हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो सिक्योरिटी है जो डिप्लोमेट्स की वो भी बढ़ा दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ आज द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद पीएम ने कहा कि मैं फिल्म के निर्माताओं की उनकी मेहनत के लिए सराहना करता हूं।